Okay, so welcome back and this is lecture number 35. फाइन. और क्या करने वाले हैं यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन. फाइन. उसके बाद में फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. उसके बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में इन मेटल्स. फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स. और फिर बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोले उसको मैं, हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है. जस्ट ये टॉपिक देता हूँ मैं. वाइट ड्वार्फ्स. इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा, ब्लैक बॉडी हो या कोई भी हो, क्योंकि जो हमारे लिए रिलेवेंट है सिर्फ उस स्टेप पे बात करेंगे. फाइन. और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर 35, वहाँ से आपके सब कुछ हो जाएंगे. यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स पे बात करनी है, ठीक है. तो फर्स्ट लेट वी टॉक अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक. और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. सबसे पहले जो सीखना है वो है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ठीक. मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता देता हूँ. ब्लैक बॉडी में थोड़ा बहुत जो चाहिए तुमको, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले ही बहुत कुछ आता है ब्लैक बॉडी पे तुमको. दूसरा ये क्वांटम में डिस्कस भी होगा, ठीक है. क्वांटम में ब्लैक बॉडी पे अलग से स्पेशल लेक्चर आता है और यहाँ पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बट नहीं जा रहे ज़्यादा, ठीक है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्लैक बॉडी, फास्टली लिखेंगे. ब्लैक बॉडी क्या होता है भाई? एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी कोई चीज़ जिस पे कोई भी रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट कराएं और उसको सबको ऑब्जर्व कर ले, ठीक है. बॉडी दैट कैन ऑब्जर्व ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस. ए बॉडी दैट कैन ऑब्जर्व all kind of radiations, all kind of radiation incident on it. ठीक है, ये होता है ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये होता है प्लेटिनम ब्लैक, लेड ब्लैक, ठीक है. और भी एक दो एग्जांपल है, बट वो अभी बस इतने भी बहुत है. वो कुछ आपने और बचपन में पढ़े होंगे वो सब, ठीक है. बाकी सर्च भी कर लेना आप गूगल पे, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ज़्यादा एग्जांपल चाहिए तो, कि प्लेटिनम ब्लैक, लेड ब्लैक और क्या ब्लैक बॉडी है, ठीक है. जनरली दो फेमस है. एक होता है आपका प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी. ये तो है, ये बिल्कुल दिखने में भी काले होते हैं, ठीक है. प्लेटिनम ब्लैक इसीलिए बोल रहे हैं, लेड ब्लैक इसीलिए बोल रहे हैं. एक जो लैब में है ना, एक अलग से ब्लैक बॉडी डिजाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल लैब ब्लैक बॉडी, ठीक है. प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी. देखो वो कैसे डिजाइन करते हैं. हम क्या करते हैं, एक कैविटी लिया, ये कैविटी है, ठीक है, जो कि टी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है. पूरे हर तरफ से इस टाइप का सीन कर रखा है कि टी टेम्परेचर पे मेंटेन है ये, ठीक. और इसमें अगर एक मैं छोटा सा होल बना दूँ यहाँ पे, तो इस होल को बोलते हैं ब्लैक बॉडी. ध्यान रहे, ए स्मॉल होल इन ए कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी. दिस होल इज ब्लैक बॉडी, ठीक है. ये ब्लैक बॉडी है. क्यों बोलते हैं इसको ब्लैक बॉडी? देखो कोई भी लाइट इंसिडेंट कराया आपने, ठीक है, वो इस होल पे इंसिडेंट हुई. इस होल पे इंसिडेंट होने के बाद में वो यहाँ से मान लो सीधी आई, कुछ भी आई, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी, इधर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगी, इधर जाएगी,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इधर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इधर जाएगी, अब्जॉर्प्शन भी होगा रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों चीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 वो ट्रैप हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे कि जो भी आपका इंसिडेंट रेडिएशन था वो वापस थोड़ी है रिफ्लेक्ट थोड़ी हुआ, अब्जॉर्ब हो गया ना, बहुत कम परसेंट 0.001% चांसेज है कि वो इधर उधर क्रियाक्रम करके वापस से इस होल से बाहर जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि दिस होल इज ब्लैक बॉडी, क्योंकि इस होल पे जो इंसिडेंट है ना, वो जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ वो इसमें इस कैविटी में ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, वो इससे बाहर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस होल एज ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। अभी ब्लैक बॉडी को अगर मैं फोटोन गैस बोलूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। तो ब्लैक बॉडी इज फोटोन गैस एक टाइप से। अब देख लिया ना आप पे, यहाँ पे बहुत सारे फोटोन है, यहाँ ये जो कंटेनर की जो वॉल है इसमें कुछ एटम्स होंगे, एटम्स किसी फोटोन को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर थोड़ी देर बाद एमिशन भी करना पड़ेगा उसको, क्यों भाई, उसके एनर्जी लेवल्स ऐसे होते हैं। अगर बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था एटम में और वो फोटोन अब्जॉर्ब करके यहाँ पहुँच गया, थोड़ी देर बाद 10⁻⁸ सेकंड बाद वो वापस से फोटोन ऐसे एमिट कर सकता है, ऐसे ये एमिट कर सकता है, ये एमिट कर सकता है, इस टाइप का फोटोन एमिट कर सकता है, इस टाइप का फोटोन एमिट कर सकता है। तो इस टाइप का है ना कि अब्जॉर्प्शन होगा और फिर कुछ फोटोन और भी निकलेंगे। ये सीन है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो क्या लिख रहा था मैं, ब्लैक बॉडी इज ए फोटोन गैस, ठीक है, ब्लैक बॉडी इज ए फोटोन गैस। तो साफ साफ क्लियर है। अच्छा, और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो फोटोन गैस है तो बोस-आइंस्टीन गैस को फॉलो करेगा, ठीक है। बोस-आइंस्टीन गैस या बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के थ्रू इसको हम स्टडी कर सकते हैं, इस फोटोन गैस को हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यही, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी स्टडीड थ्रू बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। क्या जा सकता है, बिकॉज इट्स ए फोटोन गैस, फोटोन गैस। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक चीज बोलूं तुमसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट है या चेंजेबल है, बताओ। फोटोन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, यहाँ पर जो फोटोन गैस है, इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ क्वांटा भी बोलते हैं उस चीज़ को, कि जो नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा जो है या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स है वो कांस्टेंट है क्या। क्वेश्चन ये है, क्या वो कांस्टेंट है, एन इज कांस्टेंट, या फिर दैट इज चेंजेबल, बताओ। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, देखो, कोई लाइट आई, ठीक है, कुछ इस फ्रीक्वेंसी का था लाइट, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, ये एटम है, वहाँ पर एटम इन वॉल, जो वॉल है कंटेनर का उसमें एटम है, यहाँ पे चला गया। अब ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये ऐसे भी अमिट हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे वापस ग्राउंड स्टेट में जा सकता है। और उस टाइम ये जो जितने फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट हुआ था उतने फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा, ठीक है। तब तो एक इंसिडेंट हुआ और एक ही निकला इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। अगर वो ऐसे और ऐसे ट्रांजिशन करके जाएगा तो 2 फोटोन निकलेंगे। अगर वो इस टाइप के ट्रांजिशन से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो 3 फोटोन निकलेंगे। अब आया तो 1 था, निकले 3 है, 2 एक्स्ट्रा हो गए ना। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज नॉट कांस्टेंट, दैट नंबर इज चेंजेबल। नंबर ऑफ फोटोन्स
इन फोटोन गैस और ब्लैक बॉडी, इन फोटोन गैस ब्लैक बॉडी के केस में इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजेबल, इट्स चेंजेबल, चेंजेबल है वहां पर वो क्यों है? बिकॉज a photon absorbed because when a atom in the wall of the container, लिखते चलते हैं, when an atom in the wall of the container absorbs a photon, absorbs a photon, ये वाली चीज हो गई, absorption हो गया. Then an electron may be excited into higher states, an electron will be excited या transited, कुछ भी लिख दो आप, will be excited into higher states and after a little bit and after approximately 10 की पावर -8 सेकेंड, after approximately 10 की पावर -8 सेकेंड टाइम it will come back to ground state, it will come back to ground state, ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर चला गया वो ग्राउंड स्टेट में आएगा. एंड दिस कैन बी डन इन वेरियस वेज. ये आप देख सकते हो डायग्राम को. अब देखो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना लिखना बहुत गंदी बात है, आप यहाँ से सीख जाओ बस कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है. And this can be done in various ways. And this can happen in various ways. And sometimes emitted photons can be greater than absorbed. भाई मैंने लिख दिया फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया था. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी इतना अंग्रेजी. ठीक है. नंबर ऑफ फोटोन्स इन फोटोन गैस इज नॉट कांस्टेंट, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब दूसरा, तो मैं एक चीज लिख दूं, मैथमेटिकली लिख दूं कि जो n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है n दैट इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है. अगर n नॉट कांस्टेंट है तो एक बात लिख सकते हैं अपन कि डेल्टा एन आई इज नॉट तो 0. भाई ये कांस्टेंट होता है तभी तो डेल्टा एन, चलो अभी एक बार डेल्टा एन 0 होता है, सही है. पर अभी एन कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा एन भी नॉन जीरो होगा, चेंज हो रहा है. एक चीज़ अब जो लिखने जा रहा हूँ वो आपको समझ में थोड़ा सा लेट आएगी बट आ जाएगी. देखो क्या होता है, हमने डेरिवेशन स्किप किया हुआ है. ठीक है. वो जो क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेरिवेशन है वो मिस किया हुआ है. वहाँ पर एक चीज़ होता है अल्फा और बीटा को जो वो निकालता है, मतलब फाइंड आउट करता है, तो एक मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को यूज करता है. मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, उसमें वो क्या लिखता है,
कि अल्फा इंटू डेल्टा एन समेशन डेल्टा एन आई प्लस बीटा समेशन ई आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। और ये एक्चुअल में क्यों लिखता है, क्योंकि उस टाइम डेल्टा एन आई 0 होता है, और अगर ये चीज़ 0 है और डेल्टा ई भी 0 होता है, ऐसा कुछ है, क्योंकि ई भी कांस्टेंट होता है तो ये चीज़ भी 0 है एक टाइप से, या फिर जस्ट इससे ही काम चल जाएगा। तो ये वो बोलता है कि ये जो चीज़ है ना ये 0 है और ये चीज़ 0 है, ठीक। तो इस वजह से ये टोटल चीज़ भी 0 होगी। इस टाइप का एक मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स यूज करता है, ठीक है। अभी आप ज़्यादा मत जाओ तो बेटर रहेगा। बात ये है, अगर मैं थोड़ा सा इतना बोल ही दिया तो समझा दूं कि यहाँ पर अब की बार डेल्टा एन आई 0 नहीं है, ठीक है, राइट नाउ नहीं है। यह है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, और इसमें अब की बार ये चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है यहाँ पर तो अब की बार अल्फा को 0 होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? तो इस टाइप से वो बोलता है कि अल्फा 0 होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अब डायरेक्ट याद कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अल्फा इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसको अगर ना समझ में आया ना तो कोई बात नहीं है, अब इसको छोड़ दो, अब डायरेक्ट इस पॉइंट को लिख लो, क्योंकि अभी यार मैंने डेरिवेशन नहीं कराया तो मैं इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको अच्छी क्लैरिटी के साथ में। बट अगर कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, अगर वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो वो बढ़िया है, अदरवाइज आप छोड़ दो, इस पर्टिकुलर स्टेप को छोड़ दो अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखो कि अल्फा इक्वल टू 0 था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो एक बात और भी आपको याद रखनी चाहिए कि अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बाई के टी होता है, ये इक्वल टू 0, इसका मतलब म्यू इक्वल टू 0, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में केमिकल पोटेंशियल 0 होता है। ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात करते हैं और अब बात करते हैं डिपेंडेंसी की, ठीक है। डिपेंडेंसी की बात करते हैं एन की और ई की, और भी चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। एन का डिपेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? टेम्परेचर पर, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, हालांकि वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। डिपेंडेंस ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स thermodynamical variables on T in case of black body, इक्वेशन हम कर चुके हैं और मैं एक बार फिर से थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है एक्चुअल में एन किस टाइप से डिपेंड कर रहा था। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर एन की डिपेंडेंसी की बात करें तो कैसे करेगा भाई? एन होता क्या है, सबसे पहले उसको लिखो। एन होता है एफ ऑफ ई जी ऑफ ई डी, कहाँ से आया? एन इक्वल टू डी एन होता है। डी एन को क्या लिखेंगे? एन ऑफ ई डी, एन ऑफ ई को क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ई क्या होता है? एन ऑफ ई जी ऑफ ई। ये बात बहुत बार कर चुके थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और एफ ऑफ ई डी, यहाँ से जी ऑफ ई होता है आपका टी का ई का पावर डी बाई एस माइनस 1, और एफ ऑफ ई आपको पता ही है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होता है। एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा? ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई माइनस 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी है, फोटोन गैस है। जी ऑफ ई हो जाएगा ई का पावर डी बाई एस माइनस 1, ये हो जाएगा डी ई। बीटा ई को आप लिखोगे एक्स, ई को लिखोगे के टी एक्स, डी लिखोगे के टी डी एक्स। इन सब चीज़ों से यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल की बात करें, प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से के टी का पावर, तो टी का पावर डी बाई एस माइनस 1, और यहाँ पर हो रहेगा के टी, तो टी का पावर डी बाई एस, बाकी सब हो जाएगा।
बाकी पीछे वाले लेक्चर में बताया हुआ है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। ये चीज़ होएगी, ठीक है। और टोटल एनर्जी की बात करूँ तो टोटल एनर्जी की बात करें तो मेरे को याद आ गया, उसमें E प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, T डी बाई एस प्लस 1, ठीक है, T का पावर डी बाई एस प्लस 1। एंड आई होप सही है ये, क्योंकि यहाँ पर E और मल्टीप्लाई होगा, उसमें यहाँ पर E और मल्टीप्लाई होगा तो E एक बार और आएगा तो KTX ये चीज़ और आएगा एक बार, तो T एक बार और आएगा, इसका मतलब T इसमें एक बार जुड़ेगा, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंसी था उसमें एक बार और जुड़ेगा, ठीक। तो ये आंसर है, आप पीछे वाले लेक्चर से देख सकते हो, ये चीज़ है। अच्छा, इसी वजह से CV क्या हो गया था, CV भाई डी बाई डी टी होता है, या डी बाई डी टी लिखो आप, तो CV प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस। और एक चीज़ और पढ़ा आपने कि S है वो प्रोपोर्शनल क्या होगा, T का पावर डी बाई एस। अभी एक चीज़ और पढ़ लो कि S है ना वो प्रोपोर्शनल है V T का पावर डी बाई एस। ये चीज़ भी होगी, क्योंकि V तो यहाँ पर है ना, G ऑफ E में आएगा V, और वो N प्रोपोर्शनल टू V यहाँ पर रहेगा, और E प्रोपोर्शनल टू इसमें भी रहेगा, तो CV प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर भी रहेगा, और S प्रोपोर्शनल टू इसमें भी रहेगा। तो ये चीज़ है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, समटाइम्स है ना क्वेश्चंस में ऐसे बोलता है कि जो आपका फोटोन गैस है उसमें एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, दैट इज चेंजिंग एडियाबेटिकली, ऐसे कुछ लैंग्वेज यूज करता है। तो जब भी एडियाबेटिकली चेंज हो रही होगी तो देखो क्या करना है आपको, व्हेन फोटोन गैस changes adiabatically, then ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चन में ये चीज यूज होगा, तब आपको क्या चीज लगाने है, तब आपको ये लगाना है कि V T बाई डी एस कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T का पावर माइनस डी बाई एस होगा। ये कंसेप्ट आपको यूज करना है जब भी आपका गैस में एडियाबेटिक चेंज हो रहा हो, फोटोन गैस में, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा उस टाइम, और ये चीज़ होगी, ठीक। कैसे आई ये चीज़, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। और बस इतना ही ब्लैक बॉडी पे, सारे क्वेश्चन हो जाने हैं ब्लैक बॉडी के अभी, ठीक है। और भी बहुत है ब्लैक बॉडी पे बात करने को, हम बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी मोटी चीज़ और लिखवा देता हूँ, स्टीफन बोल्ट्जमान लो और वो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। चलो इसको कर ही लेते हैं। अभी मैं स्टैट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उसको ना, ब्लैक बॉडी को ज़्यादा वो नहीं दे रहे इस पे फोकस। स्टीफन बोल्ट्जमान लो, क्या होता है भाई कि पावर रेडिएटेड बाय ए बॉडी क्या होती है एट टेम्परेचर T, क्या होता है, पावर इक्वल टू E A सिग्मा T का पावर 4, ये होता है पावर रेडिएटेड। जहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, ई क्या है, एमिसिविटी, उसका एमिसिविटी क्या कैसा है, और सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट कितना होता है, कुछ 5.67 ऐसे कुछ होता है,
टू 10 का पावर -8। यूनिट आप देख लेना यार, कुछ ध्यान नहीं है मेरे को कितना होता है, शायद ये होता है वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4 माइनस का सिग्मा का ना, वाट नीचे आएगा मीटर स्क्वायर केल्विन 4, सही है, यही होता है। ठीक है, एमिसिविटी तो वो होता है क्या बोलते हैं, जस्ट ए कांस्टेंट होता है। ठीक, और ये आपका पावर रेडिएटर का फॉर्मूला है। कोई भी ब्लैक बॉडी कैसे पावर रेडिएट करेगी, ठीक है, टेम्परेचर टी पे। और एक है विंस डिस्प्लेसमेंट लो, उसको भी पढ़ लो यार। विंस डिस्प्लेसमेंट लो, ये क्या होता है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, लैम्डा इक्वल टू b/t। b को बोलते हैं विंस कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी कुछ वैल्यू होता है ऐसा, b का वैल्यू ऐसा कुछ होता है 2.8 इंटू 10 का पावर -3, b का चाहिए ना, मीटर केल्विन। इस टाइप का कुछ वैल्यू होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप कंफर्म कर लेना। देखूँ क्या मैं, बुक में तो नहीं मिलेगा यार ये। 2.8 यार, इसको कंफर्म कर लेना यार, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है अभी। मैंने ऐसे करा दिया, इस मतलब ऐसे मन में आ गया, करा दिया, मुझे ध्यान आ गया कि ये चीज़ भी करा देना चाहिए। ठीक है, होता क्या है उसको देख लो। ये लैम्डा वगैरह ये सब क्या है, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप ये ग्राफ बनाते हो, इधर लेते हो आप एनर्जी डेंसिटी, du/d लैम्डा पर यूनिट उसमें वेवलेंथ में, और इधर लैम्डा का। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा आता है कुछ इस टाइप का। तो ये जहाँ पर पीक ले रहे हैं ना, उस लैम्डा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लैम्डा मैक्स बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो इसको, कि जिस लैम्डा पर ये चीज़ मैक्सिमम है, एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू। तो ये लैम्डा मैक्स है, आप लैम्डा मैक्स बोल सकते हो इसको, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो। ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है, तो इन्वर्सली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ये जो लैम्डा मैक्स है। ठीक है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लेफ्ट में खिसकेगा ऐसे। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी का रिस्पेक्ट में होता है ना, तो फिर ये राइट में जा रहा होता है वो चीज़, वहाँ पर फिर फ्रीक्वेंसी आ जाती। ठीक है ना, तो लैम्डा के, अगर लैम्डा की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पीक है वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होएगा, इस टाइप से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस टाइप से हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पीक लेफ्ट में जाता जाएगा। ये अगर 1000 केल्विन पे है तो ये हो गया 1500 पे, ये हो गया 2000 पे। ठीक है, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, 2000 पे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो है वो तो T⁴ होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ये तो। ठीक है, मैंने फिर भी कम बनाया। ठीक है, इस टाइप से जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, वो कांस्टेंट रहता है, तो इस टाइप से होएगा ये। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं ब्लैक बॉडी की। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस पे। हटा दो, और ये चीज़ें तुम बचपन में पढ़ी हुई है, एक बार खुद से अच्छे से देख भी लेना ताकि और रिमाइंड हो जाए। बाकी क्वांटम में डिस्कस करूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो चाहिए था वो बहुत है। नेक्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स। अब देखो मेटल्स में क्या होता है
कि आपके जैसे ये कुछ मटेरियल है, कोई मेटल है, कंडक्टर है मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो मान लो कॉपर है, मेटल है कॉपर, तो इसमें क्या होता है कि जो लेटिस साइट है उन पे तो कॉपर रहता है, ऐसे लेटिस साइट है उन पे तो कॉपर 2+ रहता है, ठीक है, लेटिस साइट पर। और बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं फ्री, हर इसके करस्पॉन्डिंग हर लेटिस साइट 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रही है और वो किधर भी घूमते हैं रैंडमली, ठीक है। तो मैं इसलिए कहीं पे बना रहा हूँ उनको इसके इस टाइप से। हर एक के 2 बनाया मैंने। जरूरी नहीं है इसके पास बना रहा हो तो इसके पास ही रहेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस बस मैं बना रहा हूँ ताकि बस डायग्राम बन जाए मेरा इस टाइप से। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं इनको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको फ्री बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो अपने एक वैसे जो मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो भी फ्री होगा, और ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है। वैसे दोनों में डिफरेंस है, बाहर वाला अलग वे में फ्री है और ये अलग वे में फ्री है। कैसा सीन देखो, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है बट मेटल के अंदर रहेगा, मेटल के बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। उन पूरे मेटल से तो एसोसिएटेड है वो उस के अंदर ही रह सकता, बाहर नहीं आ सकता। ये है कहीं पे भी जाएगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, इन मतलब खाली स्पेस में है, तो वो अलग सीन है और ये इसका अलग सीन है, ठीक है। तो इस टाइप का गैस है, और जो डेंसिटी है ना इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत हाई होता है। इसी डेंसर सिस्टम है, ये चीज़ भी ध्यान रहे। पहले तो ये बात लिखता हूँ कि द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल moves under potential of charge of positive ions at lattice sites. It moves freely in metal, ठीक है। it moves freely inside metal, in metal, but it's different from a free electron in free space. फ्री स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन है उससे डिफरेंट है भाई, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ये तो चार्ज कोर है, यहाँ पर इनके पोटेंशियल में मूव करता है। एक यूनिफॉर्म कोई ना कोई पोटेंशियल होगा उसके अंडर मूव कर रहा है, अल्टीमेटली मेटल के से बाउंड है वो, ठीक है ना। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज बाउंड टू मेटल भाई आयन से, जो पर्टिकुलर आयन जिससे वो निकला है, ये कॉपर 2+ है, इससे ये निकला है, ये इससे तो बाउंड नहीं है, वो बात तो मान गए, बट पूरे मेटल से बाउंड है। ये डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इधर उधर कहीं पे भी घूम सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ इसको थोड़ा हाईलाइट करके, ये इसका है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो मेटल के अंदर अंदर फ्री है, बट एक फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्री स्पेस वैसा नहीं है ये, ठीक है। ये बात अच्छे समझ में आई। और दिस इज ए डेंस सिस्टम, इट्स ए डेंस सिस्टम, ठीक है। बहुत डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में, ठीक। अभी कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने को जो चाहिए ना उस पर बात करेंगे सिर्फ। और एक चीज़ और, अगर इलेक्ट्रॉन गैस है तो क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, एंड फर्मी डिराक स्टैटिक्स
will be applicable to study this one, this system of fermions. फर्मियंस क्यों बोला? क्योंकि S इक्वल टू हाफ होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इस वजह से। इस मॉडल से बहुत सारी चीज़ें जो मेटल्स के लिए पहले मतलब समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें क्लियर हो गई थी, ठीक है। ये एक टाइप से मॉडल है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल इन मेटल्स, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, मेटल्स का फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है ये। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। जो हमको इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो स्पेसिफिक हीट है उसका जो एक दिक्कत था वो क्या कैसे सॉर्ट आउट हुआ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डाल रहा हूँ मैं इसमें, स्पेसिफिक हीट इन मेटल्स एट लो टेम्परेचर्स। ठीक है, ये इसी टॉपिक में सब टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है अल्टीमेटली। देखो क्या है, पहले तो यहाँ पे समझो थोड़ा सा। जो स्पेसिफिक हीट है CV, वो क्या होता है कि दो वजह से होती है मेटल में। एक तो होता है लेटिस की वजह से, लेटिस कंट्रीब्यूशन, भाई जो लेटिस साइड्स पर जो आयन्स है वो वाइब्रेट करेंगे, उसकी वजह से, लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से CV लेटिस। प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन भी होता है, ये होता है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से, ठीक है। तो दो टाइप के कंट्रीब्यूशन होते हैं टोटल CV में, एक तो लेटिस की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से। तो CV लेटिस क्या है? इट इज ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशंस, लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से होती है। और ये क्या है? इट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है, ये लैटिस स्पेसिफिक हीट है, ठीक। और बात हो रही है लो टेम्परेचर्स पर। बहुत हाई टेम्परेचर पर CV3R होती है, एट हाई टेम्परेचर्स। उसको बाद में लिखवा दूंगा यार, पहले इसी पे बात करते हैं ना। CV इक्वल टू होता है आपका अल्फा सम कांस्टेंट T का पावर D/S प्लस इलेक्ट्रॉनिक होती है लैम्डा T। सुनते रहना क्या है। CV आपका था CV लेटिस प्लस CV इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एट लो टेम्परेचर्स जो CV है, वो जो लेटिस है वो तो प्रोपोर्शनल टू T का पावर DS होती है। तो मैंने इसको प्रोपोर्शनल टू हटा के अल्फा सम कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। अल्फा कांस्टेंट है और T की पावर DS होता है। D वहाँ पे डायमेंशन है और S आपको पता ही है, S इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। वैसे मैं बता दूँ आपको क्यों, क्योंकि ये फोनॉन गैस है। फोनॉन गैस में इक्वल टू PC यूज करते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है, जैसा फोटोन के लिए करते हैं। तो S इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। तो जो CV इलेक्ट्रॉनिक है वो लैम्डा T होती है। आपने ये चीज़ देखा भी होगा, आपने जो फर्मी गैस है वो एट लोअर टेम्परेचर पढ़ा है, ठीक है। एक तो 0 टेम्परेचर पे पढ़ा है और एक लोअर टेम्परेचर पे। तो मैंने कुछ वहाँ पर रिजल्ट लिखवाए थे डायरेक्टली, तो आप नोटिस किया हो कि CV इक्वल टू लैम्डा T लिखवाए थे मैंने। तो लो टेम्परेचर्स पर जो स्पेसिफिक हीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है, वो लैम्डा T होता है, और जो लैटिस वाली होती है वो ये होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लो टेम्परेचर्स पर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है लैम्डा T, वो डोमिनेंट रहती है। इस बात को भी आप लिख सकते हो। और एक चीज़ और, अगर मैं 3D का केस लूँ तो ये क्या हो जाएगी? 3D के केस में, फॉर 3D केस CV लेटिस
एट लो टेम्परेचर, ये ध्यान रहे, एट लो टेम्परेचर CV लेटिस क्या हो जाएगा, CV लेटिस हो जाएगा अल्फा टी का पावर क्यूब, जिसको टी क्यूब लो भी बोलते हैं। और डी वाई थ्योरी ये कहाँ से आया है, ये जो भी डिस्कशन है, ये जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट है वो आई है डी वाई थ्योरी से, डी वाई थ्योरी। वैसे इसका नाम टी क्यूब लो है क्योंकि 3D में अल्फा टी क्यूब होता है, CV इक्वल टू अल्फा टी क्यूब होता है। टी क्यूब टेम्परेचर पे एज ए टी का पावर 3 ऐसे डिपेंड करता है, इसलिए टी क्यूब लो बोल देते हैं। और ये कहाँ से आया, डी बाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट से। बट आप इन जनरल ये याद रखो कि अभी 2D में दे देता है कई बार, तो जो CV लेटिस है ये वो टी स्क्वायर होगा 2D में, 1D में मतलब सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, क्योंकि S इक्वल टू 1 होता है। फोनोन गैस है ये, फोटोन नहीं फोनोन गैस है, ठीक है। और फोनोन भी एक मतलब स्पिन 1 पार्टिकल ऐसे कुछ होता है आपका, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो एट वेरी लो टेम्परेचर्स लैम्डा टी डोमिनेंस में रहता है, एट वेरी लो टेम्परेचर्स लो टी टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट डोमिनेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, फाइन। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट या फिर मैं बोलूँ टोटल स्पेसिफिक हीट पे ही बात करता है। तो स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर्स पर अल्फा टी क्यूब या फिर आप कोई भी जो भी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग प्लस लैम्डा टी, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, ये हर डायमेंशन में लैम्डा टी है, ठीक है। अच्छा और बात करते हैं, अच्छा बहुत हाई टेम्परेचर्स पर जो स्पेसिफिक हीट है मेटल्स की वो 3R होती है। इसको भी आप लिख लो, ये कई बार चोट कर देता है। ये लो पे आप लोगों को पता होगा तो कई बार हाई पे पूछ लेता है, क्योंकि सोचता है कि भाई हाई नहीं पता होगा। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स CV इक्वल टू 3R होता है, ठीक है। ये डुलोंग एंड पेटिट लो ऐसे कुछ है, वो सॉलिड में पढ़ोगे तुम, और ये पूरा डिस्कशन पूरे माहौल के साथ में डी वाई थ्योरी तक पढ़ोगे सॉलिड में, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। बट अभी राइट नाउ बस इतना आप याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक हीट है वो ऐसे होती है लैटिस वाली, और ये लैम्डा टी तो आपने देख ही लिया था, ठीक है। चलो अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पे, और पूरा जो सॉलिड है वो एक फ्लो में जाता है, तो बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में भी। CV इक्वल टू 3R था ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ। सबसे पहले देखना है कि ये होते क्या हैं, ठीक है। ये स्टार है, ठीक है, स्टार मतलब वो तारे, ठीक है, स्टार होता है। और ये स्टार कैसे होते हैं, इनकी कुछ खासियत है। देखो क्या होता है कि एक तो ये चमकते नहीं है ज़्यादा, फेंटर होते हैं, ठीक है। और पहले मैं बता देता हूँ सारा कि फेंटर होते हैं थोड़े, और जो सेम मास का कोई और स्टार होगा ना, सेम मास का, जितना मास इसका है उतना ही मास का अगर कोई और स्टार है तो उससे इसका रेडियस है ना कम होता है। इस टाइप का है कि ये व्हाइट ड्वार्फ है और ये एक नॉर्मल स्टार है। तो मास सेम है, मास इसका भी m है, इसका भी मास m है, ठीक है। बट इसका जो मास है
उसका जो डायमीटर है वो कम है, मतलब डायमीटर स्मॉलर है, डायमीटर स्मॉलर देन स्टार ऑफ, देन अनदर स्टार ऑफ या नॉर्मल स्टार ऑफ सेम मास। एक तो ये चीज होता है, ठीक है यार, छोटा छोटा हो गया, आप एडजस्ट कर लेना ना। डायमीटर दिख ही रहा है। दूसरा एक चीज और होता है, हाई डेंसिटी होती है। वो छोटी सी जगह में बहुत सारा कॉम्पैक्ट हो गया ना। नॉर्मल में देखो कितना बड़ा है डायमीटर, ठीक है, और इसमें एक कॉम्पैक्ट हो गया, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी, हाईली डेंस लिख देता हूँ, हाईली डेंस, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। सीरियसली बताओ ना तो 10 का पावर 10 kg पर मीटर क्यूब, 10 का पावर 10 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी ऑफ सन होता है उससे भी 10 गुना डेंस, सन से भी 10 गुना ज़्यादा डेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वाइट ड्वार्फ के बारे में कि स्टार होते हैं जो कि इस टाइप के कि बहुत कॉम्पैक्टली बने हुए हैं, ठीक है, फेंटर हैं, धीमे हैं और बहुत कॉम्पैक्ट वे में बने हुए हैं। डेंसिटी बहुत हाई है, रेडियस है या फिर जो भी डायमीटर है वो बिल्कुल कम है और बहुत सारा मास छोटी सी जगह में है, ठीक है। और मास भी कितना होता है, छोटा मोटा मास नहीं होता, मास ऑफ सन के नियरली बराबर होता है, मतलब सन के आसपास मास होता है, ठीक है। तो थोड़ा और लिखते हैं, एक तो डेफिनेशन में लिखूं इसी बात को। तो वाइट ड्वार्फ्स आर स्टार्स that are fainter थोड़ा लिखवा देता हूँ यार मैं इसको, which are much fainter, which are much fainter possess smaller diameter, एक बार लिख ही देता हूँ देख के ना, smaller diameter and are very dense and are very dense। समझ में तो ऊपर आ गया था, अब डेफिनेशन भी समझ में आ रही होगी कि white dwarf are stars which are much fainter, possess smaller diameter, diameter smaller है and are very dense, ठीक है, कंपेयर टू वेरी डेंस एज कंपेयर टू अदर स्टार्स ऑफ सेम मास। ऐसा सीन है, ठीक है। और थोड़ा एक जनरली बात करो ना, एक मतलब एक वाइट ड्वार्फ में जो क्या होता है, जो जनरल फीचर्स की बात करें एक वाइट ड्वार्फ के लिए तो क्या क्या होता है, ठीक है। देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ वाइट ड्वार्फ, ऑफ एन आइडियल वाइट ड्वार्फ, ऑफ ए आइडियल वाइट ड्वार्फ। एक आइडियल वाइट ड्वार्फ में क्या क्या होता है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या होता है, जो कंटेंट है ना, उसका जो कंटेंट है उसमें वो मेनली होता है हीलियम, ठीक है, हीलियम। और करते हैं बात, एक बार इसको हटाते हैं, हो गया होगा, हटा दे भाई। और इसका जो भी क्वेश्चन होगा ना वाइट ड्वार्फ का, वो आपको वहीं से डील अप हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जो डिपेंडेंसी वाला सिस्टम किया है ना आपने, वहीं से ही। तो जब भी क्वेश्चन आता है घबराना नहीं है, कुछ भी बोले वहीं से कर दो, किसी भी क्वेश्चन को कर दो वहाँ से, क्योंकि डिपेंडेंसी पूछता है और ज़्यादा इससे कुछ पूछता नहीं है, मैनेज हो जाएगा। कंटेंट जनरली हीलियम होता है और मास होता है वो कितना होता है भाई, मास ऑफ सन के बराबर, इक्वल टू मास ऑफ सन।
डेंसिटी होते हैं वो कितना होता है, मास डेंसिटी 10⁻10 kg/m³, दैट इज 10 times higher than density of sun। सन की डेंसिटी से 10 टाइम्स हायर होता है। कितना डेंस होगा आप सोच सकते हैं। और कंटेंट हीलियम हो गया, मास हो गया। टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है इसका नियरली 10⁻7 केल्विन स्टार है। और ये इक्वल टू सन टेम्परेचर होता है, मतलब सन का टेम्परेचर भी इतना ही होता है, इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सन। तो सूरज महाराज के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर है, ठीक है। और इतने हाई टेम्परेचर पर हीलियम का क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों इसको छोड़ के चले जाएंगे। सही बात है या नहीं है, ठीक है। एट सच हाई टेम्परेचर्स both electron will quit helium atom and hence in a white dwarf क्या क्या होगा, जब भाग ही गए दोनों तो क्या क्या होगा, there will be helium nucleus and electrons and free electrons। बोलो सही बात है या नहीं है, ठीक है। दिस इज अगेन ए फर्मी डिराक सिस्टम, ठीक है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगेगा क्योंकि सिस्टम ऑफ फर्मियंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इट्स ए सिस्टम ऑफ free electrons and we can use Fermi-Dirac statics। स्टडी कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट रिलेटिविस्टिक होगा, ये बात ध्यान रहे। हियर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक। ये थोड़ा सा है यहाँ पर, यानी कि E इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो ये होगा। ऐसा नहीं कि E इक्वल टू p²/2m या E इक्वल टू pc इस टाइप का कुछ यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मासलेस होता ना इलेक्ट्रॉन तो E इक्वल टू pc कर लेते। रिलेटिविटी में मासलेस के लिए E इक्वल टू pc हो जाता है क्योंकि ये चीज़ जीरो हो जाता, ठीक है ना। बट पार्टिकल है मास का, तो मास वाले के लिए तो ये यूज होगा। और अब देखो जो भी कैलकुलेशन वगैरह हमें करनी होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस पार्ट को हम बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे कि भाई इस एनर्जी को लेके आगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी वगैरह वो कुछ निकालें, वो सब चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो चाहिए था वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वाइट ड्वार्फ होते क्या हैं, ठीक है। नाम सुन के क्वेश्चन को बंक करके भाग जाते हैं। तो अभी बस इतना होगा, देखो क्वेश्चन तो आपको पता ही हो जाना है, पिछले जो डिस्कस हो गया उसी से ही, बट थोड़ा नॉलेज भी तो होना चाहिए ना कि भाई वाइट ड्वार्फ होते क्या है। तो वो किया है मैंने अभी, थोड़ा सा चिन्ना सा आपको नॉलेज दिया है वाइट ड्वार्फ पे कि भाई ऐसा ऐसा थोड़ा चीज़ होती है। तो क्या कि एक बार डर, जब हमें किसी चीज़ का अच्छे से पता लग जाता है ना तो डर खत्म हो जाता है। तो अब तुम्हारे को जो क्वेश्चन आएगा ना वाइट ड्वार्फ का, तो तुम उसको आराम से पढ़ लोगे, छोड़ के नहीं भागोगे उसको। फाइन, ये सब चीज़ थी। और एक चीज़ और है जिसको मैं बता दूं कि कोई भी एक वाइट ड्वार्फ का मास है ना, वो एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो क्या है वो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मास ऑफ ए वाइट ड्वार्फ कांट बी, कैन नॉट बी ग्रेटर देन
ग्रेटर देन m इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन के 1.4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। हर वाइट ड्वार्फ का मास इस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे नीचे ही होगा, इससे कम कम ही होगा। मास ऑफ ए वाइट ड्वार्फ कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है। और ये जो लिमिट आपने डाली है मास पर, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। दिस थिंग इज नोन एज, दिस लिमिट इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। इस चीज को चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, बाय चांस कुछ छोटे एग्जाम होते हैं ना, यूनि एग्जाम, उनमें पूछ लेता है ये चीज़, ठीक है। चलो तो हमारा सब कुछ डिस्कस हो गया और इसी के साथ में आपका क्वांटम स्टैटिक्स इज ओवर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में स्टैट भी ओवर। द लास्ट टॉपिक इज फेज ट्रांजिशन दैट विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग लेक्चर। फाइन, चलो टिल देन बाय बाय, सी यू।